प्रिय छात्रों, कल हमने नागरिक शास्त्र का एक पाठ पढ़ा था जिसमें समकालीन विश्व में लोकतंत्र ये टॉपिक था हमारा। इसमें हमने दो तरह के लोकतंत्र के उदाहरण देखे थे। एक था चिली में आइंदे का शासन और दूसरा था पोलैंड में लेक वालेसा। तो एक तीसरा और उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, नेपाल में लोकतंत्र। नेपाल हमारा भारत का पड़ोसी देश है, जहां 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन द्वारा ज़बरदस्त आंदोलन चलाया गया नेपाल में, और अंततः इस आंदोलन को सफलता भी मिली। और इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इस आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त था, मतलब लोगों का समर्थन प्राप्त था। लोकतंत्र की बहाली के लिए वहाँ की जनता बेचैन थी, जनता में आक्रोश था। उसमें सैलाब के आगे राजशाही को झुकना पड़ा। और 24 अप्रैल 2006 का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया और सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा कर दी। इसी दिन नेपाल में लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ। इसके अलावा विश्व के कई देशों के नाम और भी गिनाए जा सकते हैं, जहां संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना की जा सकी। कहीं सत्ता सैनिक शासन के पास थी, तो कहीं किसी एक राजनीतिक दल के अधिनायकत्व के पास थी, तो कहीं राजशाही के पास। परंतु कई उतार चढ़ावों के बाद सफलता लोकतंत्र को ही मिली। अब इन दोनों ही लोकतंत्र की हम विशेषताएं देखें, चिली की और पोलैंड की। चिली का मामला देखें तो आइंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार कब्जे, और फिर लोकतंत्र की वापसी हुई वहाँ। पोलैंड का मामला अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का है। दोनों ही देशों की सरकारों में काफ़ी अंतर भी था। चिली में सैनिक तानाशाह का शासन था, जबकि पोलैंड में एक ही पार्टी का शासन था। ये अंतर था दोनों में, कि चिली में सैनिक शासन था और पोलैंड में एक ही पार्टी का शासन था। इनमें से पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है, जबकि पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं थीं। लोगों को संगठन बनाने, भाषण देने, विचार प्रकट करने आदि की आज़ादी। दूसरा, जनता द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश का शासन चलाना चाहिए। इससे स्पष्ट तो है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपनी मर्जी की सरकार चलाने की व्यवस्था जरूरी है। जैसे लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश का शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। हम देखें कि ये जो 20वीं शताब्दी है, ये लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल थी। लोकतंत्र को इस शताब्दी में कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। ये लोकतंत्र के लिए यह शताब्दी संघर्ष और चुनौतियों से भरी शताब्दी सिद्ध हुई। लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों को जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। लोकतंत्र को समाप्त करने में राजतंत्र का हाथ रहा हो, चाहे सैनिक शासन का हाथ रहा हो अथवा किसी राजनीतिक दल विशेष का हाथ रहा हो, जनता को उसकी बहाली के लिए कड़ा संघर्ष करना ही पड़ा है। आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में 1947 में आज़ादी मिली। इसके लिए आप देखेंगे भारत के विभिन्न लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और आज़ादी के समय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें गांधी उसके नेता थे। इसी प्रकार 1975 तक आते आते कई स्वतंत्र देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 2000 तक लोकतंत्र लोकप्रिय हो गया। सन 1991 में सोवियत के विघटन हो गया। सोवियत संघ के 15 यूनियन रिपब्लिक आज़ाद हो गए। इनमें भी लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो हम देखें कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 1, लोकतंत्र का विस्तार एक साथ सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ।
कुछ क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की स्थापना का क्रम शुरू हो गया। दूसरा है, वर्तमान विश्व के अधिकांश देश लोकतांत्रिक बन चुके हैं। मतलब हम कहें तो आज की दुनिया में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है, परंतु आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां गैर लोकतांत्रिक सरकारें विद्यमान हैं। 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का विस्तार होता चला गया। अब प्रश्न है कि लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण हम देखें तो हमने देखा कि एक साथ लोकतंत्र कहीं नहीं आया। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये कम से कम 2 शताब्दी पहले शुरू हुई थी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से भी काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, 1688 में। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। और 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तो नहीं की, लेकिन इस क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों को प्रेरणा जरूर दी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में भी ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया था, और इन उपनिवेशों ने ही मिलकर आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे मजबूत देश का गठन किया। तो हम देखें कि लोकतंत्र की शुरुआत लगभग 2 शताब्दी पहले हो चुकी थी और विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ आज लगभग वर्ष 2000 के बाद देखें तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र कायम है। भले ही लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी, लेकिन हम देखें तो पूर्ण लोकतंत्र बहुत बाद में आया। 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित रहा। अमेरिका में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्क, श्वेत या अश्वेत, गरीब या अमीर, पुरुष या महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। 1900 तक न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश था जहां के हर नागरिक को मतदान का अधिकार था। हम लोकतंत्र के स्वरूप की वर्तमान समय में अगर चर्चा करें तो सन 1980 से लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण शुरू होता है। 1980 के बाद ही लैटिन अमेरिका के देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो उसके साथ साम्यवादी देश थे, उन सब में भी लोकतंत्र स्थापित हो चुका। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सहित इसमें शामिल अनेक देशों में गणतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंप दिए और स्वयं संविधान के प्रमुख बने रहे, किंतु ये बदलाव भी स्थायी नहीं रहे और 99 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने फिर से सैनिक शासन स्थापित किया। 2005 में नेपाल के राजा ने भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। 2006 में फिर से न्यायतंत्र में लोकतंत्र बहाल हुआ। ये सब हम ये देख रहे हैं कि भले ही लोकतंत्र में बीच बीच में ऐसे अवरोध आए हों, लेकिन अंत में जनता की आवाज़ को महत्व दिया गया और अंततः इन देशों में चुनी हुई सरकारें गठित हो पाईं। इस तरह हम देखें तो लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की विवेचना से यह बात तो साफ हो रही है कि लोकतंत्र वर्तमान युग की पुकार बन चुका है। यद्यपि लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण अभी अस्तित्व में है और जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, वहाँ के लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। यह बात दूसरी है कि जिन देशों में लोकतंत्र की अब तक स्थापना नहीं हुई, वहाँ की जनता न तो अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर पा रही है और न ही अपने शासकों को चुन सकती है। आज भी हमारे पड़ोस में देखें तो म्यांमार
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ आज भी सैनिक शासन है। 1962 में यहाँ सैनिक तख्ता पलट हुआ था, अर्थात चुनी हुई सरकार को गिरा करके वहाँ सेना ने शासन संभाल लिया था। इसके बाद 30 वर्ष के बाद सन 1990 में पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सू की वहाँ की नेता बनी, लेकिन फिर से वहाँ सैनिकों ने शासन कर लिया। फिर से उन्हें 15 वर्ष की जेल हुई, 15 वर्षों की उन्हें नज़रबंदी हुई और अंततः 13 दिसंबर 2010 को आंग सान सूची को म्यांमार की सैनिक सरकार ने रिहा कर दिया और देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए संघर्षरत इस महिला को सन 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला और म्यांमार में 15 मार्च 2016 को संपन्न चुनाव में हितिन क्वाब को राष्ट्रपति तथा विन मिंट को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार हम देखें कि कितने उतार चढ़ावों के बाद म्यांमार में लोकतंत्र अंततः कायम हुआ। इससे ये बात हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी पद्धति सिद्ध हुई है आज तक के शासन पद्धतियों में। इसलिए आज देखो दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र कायम है।